जम्मू कश्मीर आतंक को लेकर दिल्ली से लेकर बेचैनी हर जगह देश के हिस्से में देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि दरअसल कश्मीर घाटी में गांव दर गांव आतंक की गिरफ्त में है और वहां एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, समानांतर व्यवस्था चल रही है, तो अब क्या कहेंगे? पहली रिपोर्ट देखिए, कुछ हद तक साफ होगा। आशिक हुसैन बट उर्फ उबैदा, शौकत, जावेद, फयाज, नसीर, तालिब शाह, मंत्री, ताना, रियाज, हंजा, कासिम, तलहा, मोमिन उर्फ मुजामिल, फिरोज जरगर, सेथा, खुर्शीद। एक दो नहीं बल्कि 15 नाम, वह भी उन 15 आतंकवादियों के ये नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी नवेद की मदद की। इसमें कई लश्कर का काम अंडरग्राउंड होकर करते हैं तो कई शहरी नागरिक के तौर पर करते हैं। कोई बेकरी की दुकान चलाता है तो कोई वेंडिंग की दुकान चलाता है, कोई ट्रक चलाता है तो कोई क्लीनर है। और गुलमर्ग से लगी सीमा से लेकर जम्मू के उधमपुर तक पहुंचाने में हर किसी ने पाकिस्तान से आए 4 आतंकवादियों की मदद की। इतना ही नहीं, घाटी के ख्यूर के जंगल में लश्कर का कैंप है जहां ट्रेनिंग भी होती है और कश्मीर के नए लड़ाके शामिल भी होते हैं। यानी आतंक की खुली हवा कैसे कश्मीर घाटी में बहती है, यह नवेद की ही जुबानी है, जो पहली बार यह सवाल भी खड़ा कर रही है कि जब जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है और इन सब की मौजूदगी के बावजूद भी वहां आतंक की समानांतर व्यवस्था चलती कैसे है। चलिए आपको सुनाते हैं नवेद का हमले से पहले 62 दिनों तक कश्मीर में स्वच्छंद घूमना और किस रूप में घूमना। पूछताछ हुई वो हम सुनाए, उससे पहले उसके पास से क्या क्या जब्त किया गया जरा यह भी देख लीजिए। और एक डोजियर तैयार किया गया पाकिस्तान को सौंपने के लिए। उसमें जिक्र किया गया नाम मोहम्मद जावेद, 20 बरस, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ। इसमें इस बात में एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से चेनानी पुलिस थाने से 9 किलोमीटर पश्चिम में नेशनल हाईवे पर नुरसो के करीब यह पकड़ा गया। उसके हाथ में सोनाटा की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी थी। उसके पास 2 बैग थे जो उसने रामबाग से खरीदे थे, 2 AK-47, 6 मैगजीन, 1 हैंड ग्रेनेड, जिंदा कारतूस, 2 बॉडी कवर, भारतीय करेंसी, ये सब कुछ उसके पास थी। लेकिन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो पूछताछ के दौरान उसने जिन बातों का जिक्र किया, और घाटी के भीतर आज एक जगह छापा भी मारा गया, वहां पर कुछ हथियार भी जब्त हो गए। लेकिन घाटी में अगर हम कहते हैं कि गांव-गांव ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां आतंकवादी हैं, तो इसके मतलब क्या है? इस रिपोर्ट को सुनिए, उसके बाद बात होगी। ये सारे हथियार उधमपुर के गुल क्षेत्र से जब्त किए गए। राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन को पहाड़ों के बीच इस तरह जंगल में आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी मिली और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर हथियारों का यह जखीरा जब्त कर लिया गया। लेकिन कश्मीर का सच इतना भर नहीं है। दरअसल कश्मीर घाटी में गांव दर गांव आतंकवादियों की पैठ है। और ये बात पाकिस्तान से जिंदा पकड़े गए नवेद के 2 महीने तक कश्मीर में अलग अलग जगहों पर रुकने और मदद करने वालों की जगह और नाम बताने के बाद ही सामने आया है। क्योंकि सवाल सिर्फ 2 जून को कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर के फजा टॉप से फेंसिंग काटकर दाखिल हुए 4 आतंकवादी नवेद, नुमान, उकासा और मोहम्मद भाई का नहीं है, बल्कि जिंदा पकड़ा गया नवेद ने जो कहा पूछताछ के दौरान, उसने इस बात के खुले सबूत रख दिए कि कश्मीर घाटी पूरी तरह आतंक की गिरफ्त में है। और नवेद से जो पूछताछ हुई और उसने जो कहा, खुद सुन लीजिए। हम 2 जून को नुमान, उकासा और मोहम्मद भाई के साथ फिदाइन हमले के लिए कश्मीर में दाखिल हुए। कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर के फजा टॉप में फेंसिंग काटकर भारत में घुसे। उससे पहले ट्रेनिंग हमें हाफिज सईद के बेटे तलहा ने दी। हमारे साथ जो 2 लड़के उकासा और मोहम्मद भाई थे वो खैबर पख्तूनवा क्षेत्र से आते थे और जो नुमान मारा गया वो मेरे साथ फैसलाबाद के इलाके का ही। भारत में घुसने से पहले हम 27 मई को पाकिस्तान के हलान में जमा हुए थे और जीपीएस की मदद से 7 जून को हम गुलमर्ग के बाराबाशी पहुंचे, जहां हमें लश्कर से जुड़े आशिक हुसैन बट उर्फ उबैदा ने रिसीव किया। यह आतंकवादी अवंतीपुरा के चुरसू का था। उसने पुलवामा के खांडरा मुंह गांव के शौकत को तंगमर्ग बुलाया और 9 जून को शौकत किसी तरीके से हमें बचते बचाते हुए चुरसू गांव ले गया, क्योंकि इस बीच में पुलिस भी नजर आई। हम चारों जम्मू श्रीनगर हाईवे पर स्थित चुरसू गांव में जावेद और फयाज के घर पर 4 दिन तक रहे और उसके बाद पंपोर पुलवामा रोड पर स्थित
काकपोरा और खांदरमुख गांव में रहे। काकपोरा में हमने 3 दिन गुजारे। उसके बाद घियूर जंगल में लश्कर के कैंप में 40 दिन गुजारे। लश्कर के इस कैंप में 3 नए लड़ाके भी शामिल हुए। ये तीनों दक्षिणी कश्मीर के थे, बिल्कुल नए लड़के जो लश्कर के कैंप में हमारे साथ शामिल हुए। 23 जुलाई को ड्राइवर नसीर हम सभी को लेकर घियूर के जंगल से काकपोरा तक पहुंचा। काकपोरा में मैं और दुजाना तो उतर गए, लेकिन बाकी तीनों पुलवामा जा पहुंचे। काकपोरा में लश्कर के जुड़े आतंकवादी तालिब शाह ने हमारा साथ दिया। हालांकि बाद में वो पुलिस एनकाउंटर में मारा भी गया। उसके बाद हमारा संपर्क मंत्री से हुआ। मंत्री कोडवर्ड है जो कि बेकरी चलाता है। उसके बाद ताना से संपर्क हुआ जो लश्कर से जुड़ा है लेकिन अंडरग्राउंड नहीं है। उसने हमारे लिए गाड़ी की व्यवस्था की। खादरपुरा के रियाज ने हमारे लिए गाड़ी की व्यवस्था की जिसमें बैठकर दुजाना श्रीनगर के लाल चौक जा पहुंचा और वहां एक दुकानदार से उसने इंडियन करेंसी ली। यानी उसे भी पता था कि उसे हमारी मदद करनी है। और हमले से हफ्ते भर पहले काकपोरा से कुलवाम के खुड़वानी गांव के एक स्थानीय व्यक्ति जो कि लश्कर से जुड़ा आतंकवादी हंजा और ताना था, उन्होंने हमें गाइड किया। रेडवानी में एक स्कूल है और उसके करीब वेल्डिंग की दुकान चलाने वाले रियाज के घर पर हम ठहरे, जहां हमारी मुलाकात कश्मीर में लश्कर के चीफ कासिम से हुई। कासिम दक्षिणी कश्मीर में मोस्ट वांटेड है। उसके बाद तना और हंजा तो पुलवामा वापस लौट गए, लेकिन कासिम ने ही हमें समझाया कि कैसे हमला करना है। और जम्मू में हमले से 6 दिन पहले तक खुड़गानी में रहने के दौर में हमारी मुलाकात तलहा मोमिन उर्फ मुजामिल और शहरी लड़के फिरोज जरगर से हुई। उसके बाद हम सेथा के ट्रक से जम्मू रवाना हो गए। सेथा का कंडक्टर खुर्शीद था जिसके अपने पास भी कुछ ट्रक है और वो ट्रक भी चलाता। और खुर्शीद से हमारी मुलाकात महीने भर पहले भी हुई थी। लेकिन सेथा के जिस ट्रक से हम जम्मू पहुंचे उसका नंबर JK 13-2586 था। और हमले से ठीक पहले की रात यानी 4 अगस्त को तकरीबन 2:15 बजे हमारा ट्रक लोअर मुंडला से गुजरा। वहीं रामबन में रुके और रामबन में हमने ये 2 बैग खरीदे, कुछ खाने का सामान भी खरीदा। और सुबह से ठीक पहले टमाटर रोड पर कुछ पकाया, कुछ खाया और सुबह सुबह उधमपुर की तरफ बढ़े जहां BSF का ट्रक सामने से आ रहा था, उसी पर हमें हमला करना था। जाहिर है यह ऐसी पूछताछ के बाद निकली हुई स्थिति है जो बतलाती है कि घाटी के भीतर आतंक को लेकर क्या स्थिति है या युवा तबका किस दिशा में जा रहा है, लश्कर का कितना प्रभाव है और सरकार वहां पर संवेदनशील किस रूप में है या नहीं है। ये सारी परिस्थितियां हैं। इन सब के बीच एक सवाल इस देश के भीतर, ये देश क्या वाकई डिजिटल इंडिया बन सकता है? इस देश के भीतर प्रधानमंत्री जो भी चाहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज चाहा कि कॉल ड्रॉप तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी खुद कॉल ड्रॉप की समस्या से रूबरू हो गए या फिर उन्हें किसी ने करा दिया हो, जो भी, लेकिन आज उन्होंने इस मुद्दे पर मंत्री संतरी सब कर जमकर क्लास ले ली। और प्रधानमंत्री बाखूबी जानते हैं वो सपना देख रहे हैं डिजिटल इंडिया का, और देश है कि फोन से फोन बात नहीं कर पा रहा, कनेक्ट हो नहीं पाता, होता है तो टूट जाता है, तो फिर डिजिटल इंडिया का सपना बेमानी साबित ना हो जाए, तो गंभीर चिंता जता दी। और वजह यही है, इसके तुरंत बाद लाल पीले होते हुए टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद भी निकल आए और उन्होंने सीधे सीधे टेलीकॉम कंपनियों को चेतावनी भी दे डाली। मेरी अपील भी होगी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर से कि वो कॉल ड्रॉप की समस्या पर प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई करें और स्थिति को सुधारें।